जो जितना चिढ़ेगा उतना उसको परेशान किया जाएगा। तो जब तक वो हमारे वे में ना आ जाए तब तक वो कहीं ना कहीं, तो बाद में लोग बताते हैं कि अच्छा बनारसी से पाला पड़ा था, अरे उसको बहुत लाइटली लीजिए, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। आप हर से इसे ही कहा बड़ा बदतमीज है वो हमसे। हमने कहा नहीं वो वहाँ की, तो यही देखिए हमारे टेंशन को मुक्त करती। आपने, मैं मजाक कर रहा हूँ, आपने मुझे भी टेंशन दे दिया, लेकिन मैं टेंशन नहीं लूँगा, लेकिन मैं उनको टेंशन देते देते उनको भी हंसी के उसमें ला दूँ। ये बनारस है, ये ठलुआ क्लब जो है उसका भी उद्देश्य यही है। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया। देखिए, बनारस जो है वो केवल धार्मिक नगरी ही नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक नगरी भी है, और संस्कृति का एक अंग हास्य भी होता है। ठलुआ क्लब बनारसी हास्य और मस्ती को लेकर चल रहा है। ये संगठन जो है इसका कोई बाइलास नहीं है। जो मस्त आदमी है, ठलुआ जिंदगी जीता है, वो इसमें आके शामिल हो सकता है। यह क्लब जो बहुत ही क्लासिकल ठलुए होते हैं, वो ठलुआ क्या किसको कहते हैं इसको समझने के लिए आपको एक अलग ही चैप्टर समझना होगा। तो जो क्लासिकल ठलुए होते हैं हम उनका सम्मान करते हैं। इस सम्मान को हम लोग मुंडन समारोह कहते हैं। मुंडन में हम उसका, अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगी, अस्तुरे से मुंडन भी किया जाएगा, प्रतीक मुंडन। उसके अलावा उसका एक अभिनंदन पत्र हम लोगों ने बनाया, वो पढ़ा जाएगा। वही सबसे बड़ी जान होती है इस क्लब की। जो संबंधित जिसका हम अभिनंदन कर रहे हैं उसका एक अभिनंदन पत्र उसको प्रेजेंट किया जाएगा। वो खुद बोलेगा और उसके प्रशंसक वगैरह जो हैं वो बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे कार्यक्रम उस तरह से संपादित नहीं होंगे जैसे कि अमूमन कार्यक्रम में होते हैं। इसमें हर स्टेप पर आपको कोई न कोई हास्य मिलेगा। असल में ठलुआ क्लब में होता क्या है कि हम किसी का वो अभिनंदन या मुंडन करते हैं तो उनकी प्रशंसा केवल नहीं करते हैं, उनको इतनी बुरी तरह से चिकोटी काट देते हैं कि वो तिलमिला भी जाते हैं कभी कभी। और इसके लिए पूरा रिसर्च करते हैं लोग, 6 महीना साल तक रिसर्च करते हैं उनके दोस्तों से, उनके मित्रों से, उनके ससुराल वालों से, सभी से, कि इनकी कमजोरी क्या थी, इनके अंदर गड़बड़ी क्या है, उसको हम लोग अपने अभिनंदन पत्र में बोलते हैं। उससे कभी कभी लोग तिलमिला जाते हैं, लेकिन हम उन्हीं का मुंडन करते हैं जो इस सबों से बुरा न माने, और जो समझ में आ जाता है कि ये नहीं बर्दाश्त कर सकते या उनको बुरा, उनका हम मुंडन करते ही नहीं। आगे आ जाइए। उनको तो पैर में तकलीफ है तो पैर लटका के नहीं बैठ सकते। अब पैर लटकाओगे तो कुछ लटक जाएगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सारा बनारसी को बुलाएंगे। क्या बात, बधाई। विशिष्ट अतिथि हुए हैं अभी ठलुआ क्लब बहुत पुराना क्लब है और बहुत ही जीवंत क्लब माना जाता था। हम लोग जब छोटे थे तब से इस क्लब की प्रसिद्धि प्राप्त था। हम लोग के बुजुर्ग यानी हमारे धर्मशील जी के पिताजी वो करीब 10-12 साल तक उनकी मृत्यु हुआ, 99 वर्ष के हो गए थे। वो आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जो मालवीय जी के पीए थे, समझ लीजिए इतना पुराना क्लब। बेधर जी, बेधर बनारसी, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेधर बनारसी, भैया जी बनारसी, चोट जी, कांतानाथ पांडे चोट, यानी बनारस का जो ये परंपरा थी हास्य की, इसमें रुद्र जी, ऐसे ऐसे लोग जो ठलुआ क्लब से जुड़े हुए थे। और ठलुआ क्लब बनारस के बाद में विश्वनाथ मुखर्जी
अकेले दम पर सबको इकट्ठा करते थे, क्योंकि कोई किसी न किसी को आगे तो जाना होगा। आप जानते हैं हर आदमी की फुर्सत नहीं है। वो एकमात्र ऐसे थे जो लेकर के हलवा क्लब को वो जीवंत रखा, और जब तक जिंदा रहे तब तक रहे। लेकिन उसके बाद ये दो लड़के जो हम बता रहे हैं आपको, प्रमोद शाह और ये विनय कुल जी, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। बड़ी चाहिए, बड़ी हलवा दीश यहाँ बैठे काढ़े सिर चंदन, जब चाहे जिसका करवा देते हैं चौचक मुंडन। महिमा उसकी सारी है, अब की आपकी बारी है, आ यानी साहित्य भूषण डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र। हमारे यहाँ साहित्य शास्त्र में कहा गया है कि हासो चित्त विकास, ये हास जो है वह चित्त के विकास का काम करता है। चित्त का विकास करना यह हास्य का लक्षण भी है और इसका लक्ष्य भी है ना। तो अब इस चीज को अगर आप ध्यान में रखिए, विकसित चित्त वाला आदमी ही हंस सकता है ना। जिसका चित्त विकसित नहीं है, यही ही कर देना यह हास्य नहीं है। किसी बात पर दांत निपोड़ देना यह हास्य नहीं है। किसी को अंध बंद बोल देना यह हास्य नहीं है। अगर आपका चित्त विकसित है तभी आप जीवन को गंभीरता से देख सकते हैं, और जीवन को गंभीरता से देखने के बाद उसमें जो वास्तविक विकृतियां हैं उन विकृतियों पर आपकी नजर जाएगी। तो हास्य जो है वह जीवन की विकृतियों से ताल्लुक रखता है, जीवन की गंभीरता से ताल्लुक रखता है ना। तो वैसा हास्य अगर आया तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप हंसिए। कि आप सचिन तेंदुलकर की तरह खिलाड़ी न बनकर साहित्यिक शान की दहाड़ मारने वाला शेर बन गए। लिखना पढ़ना ही आपकी दिनचर्या बन गई, और युवावस्था से आज तक यह दोनों क्रियाएं बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ायमान हैं। 1969 में आदर्श सेवा विद्यालय में अध्यापक और वहां बल नहीं लगा तो 1975 में उस विद्यालय की दीवार फांद कर बगल के डीएवी डिग्री कॉलेज में कूद गए और वहां के हिंदी विभाग को 1912 तक सुशोभित करते रहे। पेश खिदमत है उनका पक्का चिट्ठा। हे आदि गंगा ईश्वर गंगी के निवासी, लोकोक्ति है कि जब भागीरथ महाराज नाक रगड़ रगड़ कर भी गंगा को धरती पर नहीं ला पा रहे थे, तब आदि गंगा के रूप में काशी की ईश्वर गंगी को ही मान्यता प्राप्त थी। इसके पवित्र जल से झुंड के झुंड श्रद्धालु डुबकी मार मार कर धन धान्य होते रहते थे। इसी पावन कुंड के तट पर 1947 के वित्तीय वर्ष मार्च की 15 तारीख को आप अवतरित हुए। आपके जनक पंडित पारसनाथ जी मिश्र सेवक अध्यापक के साथ साहित्य अनुरागी भी थे, और माता राजकुमारी धर्मपरायण धर्म अनुरागी भी। सो साहित्य और धर्म की गुट्टी आपको कोख से ही मिलना शुरू हो गई थी। फिटकिरी लगत है।
वर्षों से 57 वर्षों से इस संस्था के साथ, इस संस्था की सारी गतिविधियों में कभी जाने, कभी अनजाने, कभी प्रकट, कभी प्रत्यक्ष, कभी अप्रत्यक्ष, क्योंकि 65 में मैं नागरिक प्रचार में आ गया और बिरजर जी का बहुत ही उनका स्नेह सौजन्य आशीर्वाद, एक तरीके से मैं उनका अघोषित रूप से पिए हुआ करता। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी बनती थी, तो उनकी तमाम पुस्तकों में गणेश जी की भूमिका में वो बोलते थे, डिक्टेशन देते थे, अमेरिका का। बेगम बनारसी नाम सुना होगा आपने, बेगम बनारसी नहीं सुना होगा, जानिए कि हास्य के बनारस के बहुत बड़े कवि इसी युग के, है ना। डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, एमएलसी भी थे, संपूर्ण आनंद जी वगैरह के बचपन के मित्र थे, तमाम आयोगों के और अंग्रेजी के में थे और हास्य रस के अच्छे कवि और लेखक थे। अब जैसे वो एक बहुत मजे के साथ वो सुनाते थे कि कठोर तम से पड़ा जिंदगी में पाला है। अब बहुत गंभीरता से उनके चेहरे पर कठोर तम से पड़ा जिंदगी में पाला है, ये ढंग कौन सा तूने प्रिय निकाला है। अब इसमें कहीं कोई हास्य नहीं है। फिर वो गंभीरता से कहते थे, जो दिल को चूर किया, खैर कोई बात नहीं, इसमें भी कोई हास्य नहीं। और अंत में कहते थे, नया गिलास भी शीशे का फोड़ डाला। अब जब ही वह कहते थे कि नया गिलास भी शीशे का फोड़ डाला है ना, क्यों ही पब्लिक जो है हा करने लगती थी। बाबा विश्वनाथ और माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि आपको दीर्घायु रखें, आपकी भुजाएं ऐसे ही कलम भांजती रहें, हिरण की तरह साहित्यिक गुलाचे भरते रहें, खुश मिजाजी छाई रहे, ललाट सनी लियोनी सा चमकता रहे, वगैरह वगैरह। अंत में इस ठलुआ क्लब के पास आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं सिवाय पदवी के। सो हम पूरा जोर लगाकर आपको हलुआए कलमची की दुर्लभ उपाधि से बहुत पहले से हमारे ऐसा नहीं। एक गोष्ठी जो है वो महीने बाद होती रहे, अच्छा लगेगा। आज आपने कलमची की बातें दी, उसके लिए मैं पंडित जी का अभिनंदन करता हूँ, क्या मंडली करता हूँ। और कैसे फूल जी ने कलमची कर दिया तो बड़े मुझे समझ में बात आई नहीं, समझे। गुरु जी का उर्दू से कहीं नाता होता नहीं था। संस्कृत और अंग्रेजी के पंडित थे और हिंदी के बड़ा अच्छा ज्ञान है, तो उसमें देना चाहिए था, क्योंकि ची लगने से बड़ा गड़बड़ हो जाता है। नहीं वो तो अवसर आएगा। अब तो ठलुआ में जो मुड़ा जाते हैं ना, वो बराबर कुछ न कुछ अब पाते ही रहेंगे। यही मस्ती की सबसे बड़ी पहचान है, और बनारस में यही मस्ती बहुत बड़ी चीज है। आदमी की जेब में पैसा है नहीं है, गमछे में है, बगैर गमछे में है, मस्त है, अपनी जिंदगी में है, अपनी दुनिया में है। और ये ऐसे ऐसे यहाँ आपको विद्वान मिलेंगे जो घुटनों तक की धोती पहन करके बैठा करते थे और निष्क्रिय है, कुछ भी उनको नहीं चाहिए। आप उनसे कुछ भी किसी विषय पर भी तर्क कीजिए, बहस कीजिए, आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर देंगे अपने उत्तर से। तो ये जिंदगी यहाँ की रही है और आज भी है। आज भी अगर आप बनारस में घाटों पर जाके देखें तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन वो एक अलग दुनिया है। घाट पर बैठे हैं, नंगे बदन बैठे हैं, मालिश करवा रहे हैं। साफा लगाना एक चीज होती है, अब तो खैर कम हो गया, यहाँ घाटों पर बनाई है, लेकिन बतकही उनकी जो होती है, बातचीत उनकी जो होती है, उसी तरह से मस्ती वाली होती है। असली ठलुए बनारस में ही पाए जाते हैं। बनारस के बाहर आपको ठलुआ कहने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उस पर खरे उतरने वाले नहीं मिलेंगे। और बनारस की जो हंसी है, जो मस्ती है, जो स्वभाव है, वो कहीं
कहीं और नहीं मिलता है। और हम तो 2-3 महीने जाके लंदन भी रह आए हैं, वहाँ पर भी हमारा मन नहीं लगा। अपने बनारस लौट के जब चले आए तो लगा कि जैसे अपनी दुनिया में आ गए। यहाँ प्रधानमंत्री से या उनके क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है उन संस्थाओं से। बनारस का विकास हो रहा है, क्या हो रहा है दुनिया देख रही है। हम लोग कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, ना राजनीति से कोई लेना देना है। ये विकास हो रहा है, बनारस में चलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं इतना भीड़ भाड़ होता है, सड़क बनती है 1 हफ्ते के बाद फिर जस का तस हो जाता है। तो काम भी हो रहा है और तकलीफ भी है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो किसी तरीके से भैया काशी के मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र का मुंडन किया, ये बहुत ही उत्तम कार्य हुआ बंधुओं। और मुंडन तो हर जगह होता है, लेकिन ठलुआ क्लब में मुंडन होना ये अपने में एक अपना महत्व रखता है। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ कि एक राजा एक कवि से नाराज हो गया और उसने कहा कि मैं कल बीच चौराहे पर इस कवि को अपने हाथ से फांसी दूंगा। सिपाहियों ले जाओ इसको, रात भर रख दो, सवेरे लाना, मैं सबके सामने बीच चौराहे पर इसको फांसी दूंगा और देखना कि रात को क्या करता है कवि। कवि कमरे में टहलता रहा और यही कहता रहा कि ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। सवेरे जब राजा के सामने उस कवि को पेश किया गया तो राजा ने पूछा कि बताओ ये कवि क्या करता था? कहे हुजूर केवल कमरे में टहलता रहा और यही कहता रहा कि ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। राजा ने पूछा कि कविवर तुम ऐसा क्यों कह रहे थे? कहे हुजूर हमारे जन्म कुंडली में लिखा है कि तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथ होगी। ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। सार तत्व छुपा हुआ है, तो वो कब सार तत्व का पता लगता है? लेकिन 2 जने मजाक करते करते कोई एक तत्व निकल जाता है, तो अरे बाप रे, यहाँ तक तो मैं पहुंचा ही नहीं था। तो ये बनारस की मस्ती का आलम है। ठलुओं ने क्या गुल खिलाया आपको मालूम है? ठलुओं ने क्या गुल खिलाया आपको मालूम है? अरे मूड़ कर उल्लू बनाया आपको मालूम है? अभी तक तो दूसरों को मूड़ते थे शौक से, अभी तक तो दूसरों को मूड़ते थे शौक से, और शौक आकर खुद मुड़ाया आपको मालूम है? ठलुआ की जो एक सबसे बड़ी विशेषता होती है वो निस्वार्थी होता है। उसको धन दौलत की लालच नहीं होती है। कई कविताएं ठलुआ के बारे में हैं, ऐसे भी कहीं ठलुए देखे हैं आपने, पूरी रजाई जल गई बैठे हैं तापने। तो जो ठलुआ होता है इतना ज़्यादा उदार और अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थ की उसको लालच नहीं होती। हम आपको बता दें अपने बारे में खुद, हमारा ATM कार्ड हमारी पत्नी के पास रहता है, हमको कभी कुछ नहीं मालूम, चेक ले आई हमने उसके ऊपर दस्तखत कर दी, क्या निकल रहा है क्या जा रहा है हमको इससे कोई भी मतलब नहीं, जो जरूरत होती है उनसे मांग लेते हैं। तो अर्थ प्रिय जो होते हैं वो ठलुआ नहीं हो सकते, निस्वार्थी होना चाहिए और धन दौलत में उनको कुछ रुचि नहीं होनी चाहिए, तभी वो ठलुआ हो सकते हैं। ये गुण नई पीढ़ी में जरा कम है और नई पीढ़ी इससे जुड़ेगी भी नहीं जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाएगी।
ये मैच्योर ठल्लुआ का ग्रुप है। इसमें आज की पीढ़ी जब कल को मैच्योर हो जाएगी, ठल्लुअत्व को समझ लेगी, तब उससे जुड़ जाएगी। हाँ सर, पूछना था आपके नाम का ओरिजिन सांड बनारसी क्यों? ऐसा है बेटा, मैं 60 बरस से कविता करता हूँ, 60 बरस हो गया। और अगर तुम हमारी फोटो देखोगी जो जिस वक्त हमारा नामकरण हुआ था, ये देखो, ये हम है, ये धर्मशील जी है, ये शैल चतुर्वेदी है। एक्चुअल एज हमारी 80 वर्ष की हो गई। तो सोचो कि उस वक्त हम लोग कविता पढ़ते थे तो लोग हमको साण है कहते थे। पंडित श्याम नारायण पांडे एक बहुत बड़े वीर रस के कवि थे। गोरखपुर के कवि सम्मेलन में 364 की बात है, तो उन्होंने कहा कि अरे तो साण की तरह लग रहा है। तो वहाँ सूर्य फैजाबादी, रूप नारायण त्रिपाठी, प्रोफेसर छेर, चंद्रशेखर मिश्र और विकल साकेती, ये लोग इतने हमारे बड़े भाई की तरह थे। उन लोगों ने कहा कि नहीं, अब तुम्हारा नाम सुदामा उदामा नहीं रहेगा, साणे रखो। तो हमने कहा ऐसा नाम रखने से लोग क्या कहेंगे? तो मैंने कहा नहीं, तुम बाबा भोलेनाथ के वाहन हो, उनके पुत्र के समान हो। और मैं सच बता रहा हूँ कि जब से मैंने साण रखा तब से देश विदेश से यहाँ तक कि 2 बार हमको अमेरिका जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। तो ये सब साण के नाम का प्रभाव है, बाबा भोलेनाथ की कृपा है और कुछ नहीं है। रीवा से रास्ते से बस जा रही थी, एकाएक जोर से लग गई, तो वही जंगल में 2 जने बैठ गए, हमारे मान लीजिए कंदार जी और ये मोहित नाम उमंग जी बैठ गए वहीं पर। तब तक शेर दहाड़ा बड़ी जोर से, तो वो बोले कि डर लग रहा है? नहीं तो मेरी क्यों धो रहा है, अपनी धो। वहां जाके इन्होंने फिर कहा कि यार ये शेर पीछे आ गया, लेकिन मैं भागा और लेकिन शेर फिसल गया। तो मैं फिर तेजी से भागा तो शेर फिर फिसल गया। कब आया बड़े हिम्मती हो, मैं होता तो वहीं निपट देता, कब फिसला तो ऊंची पड़ता शेर। अब कभी सम्मेलनों में भी लोग देखते हैं चुटकुले मजाक नहीं करते हैं कि कोई सरदार पर कर देंगे तो वो भड़क जाएगा, किसी मुसलमान मौलवी मुल्ला पर कर देंगे तो वो भड़क जाएगा, किसी पंडित पर कर देंगे तो इसी पर न करेंगे, किस पर करेंगे हम लोग? जो आसपास के हाँ, जो आसपास के लोग उन्हीं पर न करेंगे जिस पर करते आए हैं। ये बदलाव कब से शुरू हुआ? ये इधर एक तरह से मानिए तो 90 और 92 के बाद से तो ये जो सबसे मस्जिद का वो हुआ तब से तो और ज्यादा हो गया। उस सम्मेलन में 7-8 बार गया हूँ। हमारा शिष्य आज 11 बजे वहां से आया है। तो जब मैं गया तो वहां लोग कहने लगे कि अरे गधा सम्मेलन में साण आ गया। चैलेंज एक तरह से हुआ। मैं 10 मिनट के लिए जनसंख्या के नाम से हट डर गया और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि बाबा कोई आइडिया दीजिए जिससे इनका उत्तर भी मिल जाए और काम भी मिल जाए। तो मैंने क्या उत्तर दिया सुनिए कि छत यदि कविता की जर्जर हुई हो, मुझको लगाए मैं तो लंबा चौड़ा चांद हूँ। सज्जन तो कहेंगे कि कवि आया काशी जी से, दुर्जन जी तो सोचेंगे कि कवि नहीं भाव हूँ। श्रील अश्लील आप चाहे जो भी कहे, हाथ रस का मैं एक पावन प्रमाण हूँ। और सब गधे के हैं यहाँ भाई लोग, उन गधों के बीच में ही एक शान हूँ। कल आरती हो रही थी, वो अतिथि थे और दूसरे ठरवा पीछे भीड़ में चिपके हुए अपना फंसे हुए खड़े रहे। तब तक निगाह पड़ गई, अरे अरे आवा कहाँ भीड़ में चिपल हुआ, बुलाने लगा। कब भाई अब तो ठीक है, सब हो गया, अब चलती घरे। कब भाई जात कहाँ हुआ, आवा गुदौलिया पे चाय पान लड़ जाए, अपने बाद जाए चाय पान हो गए। चाय पान होने के बाद
पहले तो तू घरे जा, हम घरे जाई नहीं, पहले तू घरे जा। तो गोदौलिया से पहले तू आज जो रहा हुआ तो रिक्शा में बैठा दे तब जाई। तो भैया ठीक हो गैलन और बड़का ठलुआ उनके लवरा भी ले जा। लवरा भी का रिक्शा तय होगा कितना होगा रुपया तो निकाल के जो जेबे से रुपया निकाल के दे रहे। छोटा ठलुआ कहले अरे काहे अनेक गलत हुआ, पैसा दे हुआ। अरे यार 30 रुपया में बड़का बने का मौका मिला जाता के छोड़ी। तो बड़का ठलुआ रहला नरेश्वर आचार्य जी और छोटा ठलुआ अब यह है कि बड़े बोल गए तो मैं क्या बोलूँगा, जो बातें हैं सब हो चुकी हैं। शाह जी ने बताया कि 60-61 से इस संस्था का ठलुआ क्लब का बनारस में वर्तमान स्वरूप है, लेकिन काफी तो अनादिकाल से ठलुओं की भूमि रही है। और सबसे बड़े ठलुआ तो भगवान शिव ही थे। श्मशाने स्वाक्रिया स्मरहर पिशाचा चला चिता भस्माने पर सगपिनी करोटी परिग्रह अमंगल्यम शीलम तव भवत नामयो अखिलम तथापि स्मृति नाम वरद परमम मंगल। श्मशान में रम रहे हैं डोली लगा करके, अमंगल वेश बुला हुआ है, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सारी दुनिया के लिए मंगल का वरदान दे रहे हैं। ऐसे परम ठलुए भगवान शिव की भूमि है। धन धन भोलानाथ तुम्हारे हवड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे बिना। सबको सब कुछ देते हैं, अपने रहते हैं गंगा। ऐसे परम ठलुए भगवान शिव की भूमि पर अनादिकाल से ठलुआत्व का जीवन दर्शन विकसित होता रहा, जिसे समय समय पर युग के अनुरूप अनेकानेक महापुरुषों ने नया स्वरूप दिया, उसकी नई व्याख्या की। कबीरदास एक ठलुआ हुए, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, आशीष उतारे भी धरे तब बैठे हैं। ऊपर वाले की कृपा से हमको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में ऑडिटर की नौकरी मिली। ये एक ऐसी नौकरी थी जिसमें काम धाम कुछ नहीं करना पड़ता था, दिन भर खाली बैठे रहते थे। महीने में कोई दौरा लगा ऑडिट का तो चलेगा नहीं, तो ऑफिस में बैठ के अपने लिखने पढ़ने का ये ठलुअत्व वाली चीज़ें पर हम बराबर पूरा ध्यान देते थे और हमको इसका पर्याप्त समय भी मिला। बचपन में हमारे यहाँ ढेरों पत्रिकाएँ आया करती थी, पराग, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान वगैरह। और उस ज़माने में ये पत्रिकाएं एक बहुत ही खास ज़रूरत के तौर पर ली जाती थी। मतलब गरीब से गरीब आदमी भी ये पत्रिकाएं मंगाता था, एक नहीं अनेक। तो उस ज़माने में जो इतनी ज़्यादा पत्रिकाएं हमारे पास आती थी, उनको पढ़ने की लत लगी और उसने भी थोड़ी सी ठलुअत्व की नींव डाली। नहीं, हर विषय पर कमांड उससे भी आई थोड़ी सी। साहित्य ही है, सब साहित्य है यहाँ। ये ठीक है, साहित्य को व्यक्त करने का जो है वो हास्य और व्यंग आ गया, तो व्यंग पर हम कम ध्यान देते हैं, हम हास्य पर ही ध्यान देते हैं। और हास्य कम होता जा रहा है, हास्य का लेखन भी कम होता जा रहा है, हास्य का छपना भी कम होता जा रहा है। और जो हास्य के सीरियल या टीवी पर आते हैं वो एक तरह से दुअर्थी या इस तरह के होते हैं कि बस वो हास्य खत्म हो गए। जो पुराने सीरियल आते थे वो हास्य जिसको कि सुन के हंसी आती थी, ना कि देख के हंसी आती थी। बच्चे 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 बूढ़े एक समान है, बच्चे बूढ़े एक समान है, नहीं कोई धंधा, हाँस नाच कर गाओ, हाँस नाच कर जाओ, बिना दिए चंदा। शिव शनि एक ही राशि के पूरे कहे दोनों, निर्भय होकर बोलो, निर्भय होकर बोले ठलुओई दोनों। जय सन्नी देवा, जय सन्नी देवा, स्वामी जय सन्नी देवा, जो कोई तुमको जावे मिले उसे मेवा,
जय सन्नी देवा। बोलो भाई सब चलो शनि महाराज की जय। और अब आना जाना कम हो गया है, लेकिन भाई प्रमोद साहब ने जो कार्य किया है वो सराहनीय कार्य है। आज जो भी किया है वो मैं उनको हमेशा कहता रहता हूँ कि हमारा पूरा सहयोग रहेगा। अर्थ की व्यवस्था आप जानते हैं हर जगह होती है। मैं अर्थ के मामले में बहुत सुदृढ़ हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ वहाँ से लेके उठो, गोबर की तरह हूँ, जहाँ जाऊँगा जरूर कुछ न कुछ लेके उठूंगा। तो आपको अगर कुछ अर्थ की आवश्यकता महसूस होती रहे, आप अगर सबको याद करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपके संस्था को जब तक जीवित रहूँगा कुछ न कुछ अर्थ की व्यवस्था के लिए करता रहूँगा। और जो कार्य आपने किया है वो सराहनीय है, ऐसे ही करते रहिए। बहुत दिनों के बाद हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इतने अधिक खर्च बढ़ गए, दूसरा समय। अब जो कुछ लोग बचे हैं समय नहीं है, तीसरा लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। अब हमने यहाँ पर 100 आदमी का इंतजाम किया, 50 आदमी नहीं आए। कारण क्या है कि शाम को रविवार के दिन ही हम कर सकते हैं, उस दिन टीवी पे इतने कार्यक्रम आते हैं, लोग सो जाते, बिस्तर पर सो गए और टीवी देख रहे हैं। कौन जाए यार। पिया आए नहीं, हम धर के धिया नहीं बैठे रहे। पिया आए नहीं, पिया आए। मोदी एक संस्था, हमारी भी संस्था है जिसका नाम है शनिवार गोष्ठी। वो भी 60-70 वर्ष पुरानी है। तो हम इसमें कुछ न कुछ करते रहते हैं, जिसमें महामूर्ख मेला 1 अप्रैल को, और इसमें 16 नवंबर को है उल्लू महोत्सव। और गंगा जी का जन्मदिन मनाते हैं, कीचड़ गोष्ठी, 900 मत्सर गोष्ठी, रामनवमी गोष्ठी, ढूंढा लैया गोष्ठी। तो इस तरीके से तरह तरह के आयोजन जो है कुछ न कुछ, अलाव गोष्ठी, तो शनिवार गोष्ठी भी करती रहती है। ये हम लोग सब जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। वो हमारे साथ आते हैं, हम उनके साथ जुड़ते हैं।